जय हिंद साथियों। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पहली क्लास है जिसमें आप बहुत सारी घटनाओं को समझेंगे। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। कहाँ से? जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। तो घटनाएं अभी शुरू कर रहे हैं हम कहाँ से? जनवरी 2024 और दिसंबर 2023 की घटनाओं को देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको बता दें कि आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा और करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार होंगे, है ना। इस क्लास में जो आपको सीखने को मिलने वाला है, ऐसा करंट अफेयर्स कहीं और आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो वैभव शर्मा जी, नीलेश, आयुष, आयुषी, दीपेश, दीपक, एकता, मेघा, छाया, ऋतु, सभी का स्वागत है वीडियो में। और उन सभी बच्चों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का स्वागत है ना। क्या होता है, सभी का नाम पता नहीं होता है कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। पता बस ऐसे चलता है कि जब आप कमेंट करते हो ना, तो मुझे नाम पता चल जाता है। जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, तो उनका नाम पता चल जाया करता है, तो मैं बोल दिया करता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ, तो बीच बीच में कभी कभी। तो क्या होता है उससे आपको भी, मुझे ये पता चल जाता है कि आप कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं अपने लक्ष्य को लेके। शुरू करते हैं पहली न्यूज से। पहली न्यूज है 1 जनवरी 2024 को क्या किया गया है। देश का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसे एक्सपोसैट कहा जा रहा है। यह देश का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। 1 जनवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए कि एक्सपोसैट को कब लॉन्च किया गया है, तो 1 जनवरी 2024 की डेट याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। और किस प्रक्षेपण यान से? तो पीएसएलवी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है इसको लॉन्च। इतनी ही चीज़ें याद रखनी है ना। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किससे संबंधित होगा एक्सपो, तो इसको भी याद रख लो। यह मिशन जो है खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक प्रयास है। तो हमारी पहली खबर थी किससे? इसरो से, जिसमें एक्सपोसैट जो है उसको लॉन्च किया गया है और 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा? पीएसएलवी नाम याद रखना है आपको, है ना। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम अपनी दूसरी न्यूज़ पर पहुँचते हैं। दूसरे करंट अफेयर्स का जो दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज़ है उस पे आते हैं। अगली खबर है तिरुवल्लुर से। कहाँ से? तिरुवल्लुर। देखो, तिरुवल्लुर जो है ना, यह एक तमिल कवि एवं दार्शनिक है। क्या है तिरुवल्लुर? तमिल कवि एवं दार्शनिक हैं। ये चर्चा में क्यों है इसको देखें। तो दिसंबर 2023 में फ्रांस के सर्गी में इनकी प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। जो फ्रांस में सर्गी है, वहाँ पर तिरुवल्लुर की प्रतिमा लगाई जा रही है। इनकी गणना संगम काल के उत्कृष्ट कवियों में की जाती है और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है कुरुल, को तमिल का बाइबिल कहा जाता है। जो कुरुल है उसको तमिल का बाइबिल और लघु वेद भी माना जाता है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई है। क्या खबर थी इनसे? न्यूज क्या थी? तो न्यूज ये थी कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कहाँ पर? सेर्गी फ्रांस में, है ना। और ये संगम काल के उत्कृष्ट कवि रहे हैं। दूसरी खबर पे आते हैं। तो अगली खबर है विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स जो रिपोर्ट जारी की गई है ना 2023, उसके बारे में है। तो देखो, ऐसी जब खबरें आती है ना, ऐसी कोई न्यूज आती है, तो हमें ये याद रखना ज़्यादा जरूरी होता है कि कौन सा संस्करण है, साथ ही किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो देखो, विभिन्न राज्यों की बात की जा रही है, तो या तो कोई मंत्र वो होगा, मंत्रालय होगा, या फिर नीति आयोग होगा। तो किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, मतलब मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। लॉजिस्टिक ईज लीडर्स रिपोर्ट है ये, है ना। ये इसका 5वां संकलन था। लीड्स की परिकल्पना वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तौर पर की जा रही है। यह जो रिपोर्ट है, इसके कुछ स्तंभ हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज और ऑपरेटिंग एवं नियामक पर्यावरणों में राज्यों के प्रदर्शन के सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।
अच्छा आप भी बताइए, जितना हम एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं इतना, है ना, इससे देश में होने वाला कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आता है उससे कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। साथ ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका स्टैटिक जीके भी इसी क्लास में देखेंगे साथ साथ, है ना। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि सभी महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब में करंट अफेयर्स आता है और ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यूपीएससी के लिए क्या, तो देखो यूपीएससी के लिए छोड़ दिया जाए तो, है ना, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यूपीएससी में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना तो इससे हो जाएगा आराम से। अगली खबर है, शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। ये क्या है, ये कुवैत के शासक हैं, है ना। तो ये शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा जो है कुवैत के शासक हैं। नाम ही इतना बड़ा होता है कि यूपीएससी के निबंध जैसा लगता है ना, याद रखना। उनको पूर्ववर्ती शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद वर्ष 2020 में राजगद्दी मिली थी। तो शेख नवाब अल अहमद अल सबा जो है ना, अल जबर अल सबा जो हैं, ये कुवैत के शासक बन गए हैं ना, 2020 में इनको राजगद्दी मिली थी। और इनका जो है 2023 में निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में रहे थे। अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। पहला पॉइंट यही है जो विशेष रूप से याद रखना है। पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है ना। उद्घाटन किसने किया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है वो उद्घाटन किया था। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को भी संबोधन किया है। इस संगोष्ठी का जो विषय था, वसुधैव कुटुम्बकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता, इसका विषय था, है ना। तो पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। यही एकमात्र पॉइंट है जो पीएससी में पूछा जा सकता है। पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 की बात करें तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पशु स्वास्थ्य सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब, 18 दिसंबर 2023 को पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया है, तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है नवीन टीकाकरण और बेहतरीन नैदानिक व्यवस्था के साथ पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया आकार देना इसका उद्देश्य है। उद्घाटन को आपको याद नहीं रखना है ना। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण खबर है ना, क्योंकि आर्कटिक से जुड़ी हुई और आर्कटिक के बारे में भी हम जानेंगे अभी। तो 18 दिसंबर 2023 को क्या किया गया है, भारत का जो पहला शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ, नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने इसको शुरू किया है नई दिल्ली से। कहाँ से, नई दिल्ली से। यह जो अभियान है शोधकर्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान ऐसे क्षेत्रों में अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा जहाँ सर्दियों के दौरान लगभग रोज ही 24 घंटे तक कोई सूरज की रोशनी नहीं होती है और तापमान जो है वो शून्य से नीचे होता है। गौरतलब है कि भारत आर्कटिक में वर्ष 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है जो ज़्यादातर गर्मियों के दौरान वैज्ञानिकों की मेजबानी करता है। आर्कटिक के बारे में जाने तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी इस प्रकार से है ना, पृथ्वी का जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना उसको ही आर्कटिक महासागर, आर्कटिक कहते हैं। इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर भी है। इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ स्थित भारत के शोध केंद्रों के नाम हैं दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब हम अगली खबर पे आते हैं जो कि COP28 से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 को हम समझने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो 28वां जलवायु सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था दुबई में। कहाँ पर, दुबई में आयोजित किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र का COP28 ये 2023 वाला है, आयोजित किया गया था। वहीं पिछला जो सम्मेलन है मिस्र में हुआ था, और मिस्र के कौन से शहर में, शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में।
COP 28 का उद्देश्य था, यानी कि COP 28 का जो उद्देश्य था, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में भारत ने मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अभिनव पर्यावरण कार्यक्रम और उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने से उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट पहल की भी शुरू की थी। किसने? मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की भी शुरुआत की है। साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और जो वर्ल्ड का तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना भी COP 28 का उद्देश्य है। तो देखो, जो COP 28 से खबर आई है उसमें आपको याद रखना है एक तो कहाँ आयोजित हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दुबई, 2023 में जो 28वां है ना वो। उससे पिछला जो था वो मिस्र में आयोजित हुआ था, है ना। और बाकी इतनी चीज़ें याद कर ली अगर आपने तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। अगला है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, जो ABP है ना, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। किसने की है? तो नीति आयोग द्वारा की गई है इसकी डेल्टा रैंकिंग जारी। नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। देश भर के 329 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों की भागीदारी इसमें देखी गई है। ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना जो है ब्लॉकों के प्रदर्शन और जून 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में प्राप्त प्रगति के आधार पर की गई है। तो पूछा जाए कि जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है कि पहली डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है, तो आप सही आंसर करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। कब? 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी। इस रैंकिंग में जो है तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला हुआ है। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से भी 6 जोनों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक जोन में से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। जोन 1 में, जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं, वहीं पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमरी ब्लॉक, पश्चिमी कार्बी आंगलॉक असम और नंगोपा ब्लॉक सतुवल मिजोरम रहे हैं। जोन 2 जो है इसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं। हरैया ब्लॉक बस्ती उत्तर प्रदेश और बिरनो ब्लॉक गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा, है ना। तो हम आपको बता दें कि याद क्या क्या रखना है, आप सिर्फ वो समझो, है ना। तो थोड़ी सी खबर इसमें मध्य प्रदेश से भी है तो इसलिए इसको थोड़े ध्यान से देख रहे हैं। पूछा जाए कि ABP की जो पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है किसने, तो नीति आयोग ने। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये याद रखना है ना। दूसरा, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको तेलंगाना का कुमरुम भीम ब्लॉक याद रखना है ना। और दूसरे नंबर पे है कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक, कितना याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, आप सिर्फ नीचे आओगे सीधे तो आप पाओगे कि मध्य प्रदेश के जो धार जिला है ना उसका तिरला ब्लॉक, बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। तो जोन 5 के अंतर्गत जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक जो है उसको पहला और दूसरा स्थान मिला है क्रमशः। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम आते हैं पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की गई है। तो अमृत तकनीक से क्वेश्चन बन सकता है। कब की गई है? दिसंबर 2023 में। किसके द्वारा? IIT मद्रास ने क्या किया है? एक अमृत तकनीक विकसित की है ना। क्या होती है देखते हैं उसको। यह तकनीक नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है। तो पूछा जाए ये अमृत जो तकनीक है, अमृत तकनीक विकसित की गई है इसको हटाने के लिए, तो आर्सेनिक को हटाने के लिए कार्य करती है। यह जल शोधक घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित की गई है। IIT मद्रास का नाम याद रखना है इस तकनीक को विकसित करने के लिए। अगली खबर है चीन का पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो कहाँ से हुआ है? गोवी राजस्थान के जो उनका सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से, है ना। रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। विशेषता क्या है? पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है जो उसकी, तो यह चीन का तीसरा अपना प्रायोगिक पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष यान है। इसको छोड़ देना है ना।
तो कुछ कुछ चीज़ें स्किप करता जाऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें। भारत सरकार और एडीबी के मध्य समझौता ज्ञापन, तो जो अगली खबर है वो भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसके बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। किस परियोजना के लिए? तो उत्तराखंड में जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच जो है वो समझौता ज्ञापन हुआ है। समझौता कितने का है? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने संबंधी है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार होना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है? उत्तराखंड निवासियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराना जो है वो इसका लक्ष्य है। अगली खबर है सोडियम आयन बैटरी से। किससे है? सोडियम आयन बैटरी से। तो भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है अनावरण? तो ये किया है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके लिए? ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए। विशेषता क्या है इसमें? छोटी यात्राओं के लिए वाहन को आधे घंटे से भी कम समय में चार्ज करने की क्षमता होती है सोडियम आयन बैटरी में। तो आपको KPIT है ना, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम याद रखना है, इसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो अटल स्वास्थ्य मेले से न्यूज है। लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है ना। कब? 17 दिसंबर 2023 को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका मुख्य अतिथि रहे हैं। और विशेष क्या है कि मेले में 48 सरकारी और निजी अस्पताल चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया था। तो पूछा जाए अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है या कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। अगली खबर है मीथेन संचालित रॉकेट कक्षा में लॉन्च। ये चीन कंपनी द्वारा विकसित मीथेन संचालित रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया जूके 2x3 वाहन रॉकेट से लॉन्च हुआ है चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। किसके द्वारा? बीजिंग स्थित लैंडस्केप टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। विशेषता क्या है? मीथेन और तरल ऑक्सीजन से बनी ईंधन पर आधारित है ये। तो मीथेन संचालित रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है किसने? चीन ने। सूरत डायमंड बोर्स, तो इसके निर्माता हैं सूरत गुजरात, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। क्या है सूरत डायमंड बोर्स? तो नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हीरे और आभूषण से संबंधित है। डब्ल्यू BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है ना। तो बैडमिंटन से संबंधित है ये खेल। तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो है, तो इस पहले तो ये देखो कि आयोजित कहाँ हुए थे? हांगझोउ चीन में, है ना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है सेओ सेउंग जेई को। किसको? सेओ सेउंग जेई को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑन से यंग को चुना गया है। वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है वो चेन किंग चेन और जिया इरफान दोनों ही चीन की हैं, है ना। वहीं मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जियान जेंग बैंग। कैसे नाम है यार, कैसे नाम रखते हैं ना। तो ये जो पूरी टूर्नामेंट है ना, BWF प्लेयर ऑफ द ईयर, ये चीन वालों और दक्षिण कोरिया वालों के नाम रहा है। हाँ, अगला है एडी चुंग मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है लिू सेंग सू एवं टेन निंग दोनों को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए पुरस्कार दिया गया है चेन टेंग जी को, मलेशिया के हैं जो, है ना। इसके अलावा जो देख लेना आप, याद रखने की तो जरूरत है नहीं, है ना। अभ्यास अस्त्र शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर समर का फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिलेशनशिप रिलेस रेटिलेशन, है ना। तो एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रिलेशनशिप बार बार याद आ रही है, शब्द आ रहा है कि रिलेशनशिप, है ना। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने रूसी मूल के हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करके समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली विकसित की है। यह मिसाइल प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जो
अभ्यास अस्त्र शक्ति है, ये वायुसेना का है और स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। इस मिसाइल के एक साथ 4 लक्ष्यों को ढेर किया है। भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है? अस्त्र शक्ति, है ना। साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। कहाँ? एकता नगर केवड़िया में। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एकता नगर केवड़िया गुजरात में साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इतना ही याद रखना है बस। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा जारी की गई है। माइग्रेशन एंड जो है डेवलपमेंट ब्रीफ 39 रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। यह वैश्विक धन प्रेषण रेमिटेंस से संबंधित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण में वर्ष 2023 में अनुमानित 3.8% की वृद्धि हुई है। यूएसए रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो ये स्रोत रहा है ना। हाँ, वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण रेमिटेंस के मामले में भारत शीर्ष पर है। विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2023 में कुल 125 बिलियन US डॉलर का भारत को प्रेषित किया गया। भारत वर्ष 2008 से ही रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है वहीं स्रोत क्या है? सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो वो अमेरिका है। गोवा मुक्ति दिवस की बात करें तो 19 दिसंबर 2023 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर 23 को। यह वह दिवस है जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी, है ना, और भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन के लगभग 450 वर्षों के बाद मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि मई 1987 में गोवा भारत का एक राज्य बना था। अब्देल फतेह अल सीसी, ये इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि पहले तो देखो ये चर्चा में क्यों रहे हैं अब्देल फतेह अल सीसी। 18 दिसंबर 2023 को तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? मिस्र के। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं 18 दिसंबर 2023 को। कहाँ के? मिस्र के। उन्हें लगभग 89.6% वोट मिले हैं। वह पहली बार वर्ष 2014 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे। और मिस्र के बारे में जाने थोड़ा सा, तो मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा और वहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। तो इतना भी याद रखना है। अगली खबर है विश्व की पहली चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। किस नाम से? सिदाओब परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है सिदाओब का। किस देश ने किया है? चीन ने किया है ना। और कब? 6 दिसंबर 2023 को इसका। यह क्या करेगा? यह 200 मेगावाट का उच्च तापमान गैस कूल रिएक्टर संयंत्र है। इसका विकास सिंधुआ विश्वविद्यालय और चीन राष्ट्रीय परमाणु निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। थोड़ा सा ADB के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से न्यूज़ तो नहीं है लेकिन न्यूज़ पहले निकल चुकी है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा लेट लगाया था PDF में। एशियाई विकास बैंक के ADB के बारे में जाने तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1966 में ADB की स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी। कब की गई थी? ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके कुल 68 सदस्य देश हैं जिसमें 49 जो हैं वो एशिया से हैं और प्रशांत क्षेत्र से, और शेष जो 19 हैं इसके बाहर के हैं। एशियाई विकास बैंक का जो उद्देश्य है समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत एशिया प्रशांत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अगली खबर है इलेक्ट्रॉन रॉकेट की प्रथम उड़ान से। न्यूजीलैंड की में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से इसने उड़ान भरी है और रॉकेट लैब द्वारा इसे तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? जापानी कंपनी IQPS हेतु अपना पेलोड QPS SAR-5 या
तसुकुयोमी 1 उपग्रह को तैनात करना। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट की प्रथम उड़ान जो है वो 14 दिसंबर 2023 को भरी गई है। ये जो मिशन है ना इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये इसमें द मून गॉड अवेकेंस इसका नाम रखा गया है मिशन का। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक सूची में नौमा से। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक सूची में नौमा से है। ये क्या होता है देखो आप समझो, ये जो नौमा है ना, वर्तमान में नौमा के साथ WHO की NTD सूची होती है एक, जिसमें बीमारियों का समूह जो होता है वो शामिल होता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिकता सूची में नौमा है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होता है NTD। क्या होता है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। वैश्विक जागरूकता अनुसंधान को उत्प्रेरित करना, वित्त पोषितण को प्रोत्साहित करना और बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास करना है NTD के रूप में नौमा की मान्यता का उद्देश्य। अब हम साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हैं 2023 के उस पर आते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 की बात करते हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है ये और सभी को याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो हैं दिसंबर 2023 को घोषित किए गए हैं। और किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कारों में शामिल है 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह, साथ ही 3 निबंध और 1 आलोचना। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया है। कविता संग्रह के लिए जिन 9 नामों को दिया गया है उसमें विजय वर्मा डोंगरी के लिए, विनोद जोशी गुजराती भाषा के लिए, मंसूर बनिहाली कश्मीरी भाषा के लिए, है ना, और सोरो खैखबम गंभीनी मणिपुर, आशुतोष परिडा उड़ीसा, स्वर्णजीत सभी पंजाबी, गजेश राज पुरोहित राजस्थानी और अरुण रंजन मिश्र जो हैं वो संस्कृत भाषा के लिए, विनोद आसुदानी जो हैं वो सिंधी भाषा के लिए दिया गया है इनको। उपन्यास के लिए पुरस्कृत 6 लेखक जो हैं उसमें स्वप्नमय चक्रवर्ती बांग्ला भाषा के लिए, नीलम शरण गौर अंग्रेजी भाषा के लिए, संजीव हिंदी भाषा के लिए, कृष्णाथ खोत मराठी भाषा के लिए, राजशेखरन देवी भारती के लिए, है ना, और तमिल भाषा में है राजशेखरन जिसे देवी भारती कहा जाता है, इनको तमिल भाषा के लिए दिया गया है उपन्यास में। और सादिका नवाब शहर जो हैं इनको उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया है उपन्यास के लिए। कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत 5 लेखक हैं। एक तो हैं प्रणव ज्योति डेका असमिया के लिए, नंदेश्वर देमारी बोडो, प्रकाश एस पारीके एकर कोंकणी, तारासीन बास्की, तूरिया चंद बास्की संथाली के लिए और टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु भाषा के लिए। निबंध संग्रह में आपको याद रखना है जुधवीर राणा का नाम, जो कि नेपाली भाषा में विशेष रूप से ये नाम आपको याद होना चाहिए। आलोचना के लिए EV रामकृष्णन का नाम याद रखना है मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये घोषित हुए थे 20 दिसंबर 2023 को। किसने की है घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय घोषणा करता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की और प्रदान किया जाएगा 9 जनवरी 2024 को। तो किए जा चुके हैं प्रदान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो 2023 की, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंध रखते हैं जो उनको दिया गया है। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। विशेष रूप से 2 नाम याद रखने हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए, इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 का। यह पुरस्कार दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धियां हासिल करने हेतु। अब हम अर्जुन पुरस्कार पे आते हैं। देखो क्या क्या याद रखना है, एक तो ये भी याद रखना है किसको मिला है अर्जुन पुरस्कार, साथ ही ये भी याद रखना है कि वह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ना। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2023 में 26 खिलाड़ियों को मिला है। पहला नाम है ओजस प्रवीण देवताले,
इनका संबंध तीरंदाजी से है। अदिति गोपीचंद स्वामी, इनका संबंध भी तीरंदाजी से है। श्री शंकर एम एथलेटिक्स, पारुल चौधरी जो है एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है ना, ये 2023 के हैं ना। और अनुष्क अग्रवाल को घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी, दीक्षा डांगर को गोल्फ में याद रखना है आपको, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित हैं, और पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेंगी कबड्डी, नसरीन खो, पिंकी लॉन बॉल्स। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आपकी परीक्षा के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हैं वो निशानेबाजी के लिए इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। किसमें? निशानेबाजी। ईसा सिंह को भी निशानेबाजी में, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुशील कुमार को कुश्ती में, एन टीम कुश्ती, और नाओरे रोसिबिना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, और प्राची यादव, विशेष रूप से नाम याद रखना है प्राची यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है, वहीं प्राची यादव का संबंध पैरा कैनोइंग से है। किससे है? पैरा कैनोइंग से प्राची यादव का संबंध है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह निशानेबाजी, प्राची यादव पैरा कैनोइंग। अब हम आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, है ना। तो 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार ललित कुमार को कुश्ती में, आर.वी. रमेश को शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, शिवेंद्र सिंह का नाम विशेष रूप से याद रखना है आपको, है ना, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देउरखर मलखम्ब, तो इनका नाम भी याद रखना है। गणेश प्रभाकर देउरखर को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में मिला है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो है आजीवन श्रेणी में, आपको जो नाम याद रखना है वो है जयंत कुमार पुसीलाल। क्या है? जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस में, है ना। भास्करन ई कबड्डी, और जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ में भी, ये भी नाम याद रखने हैं। खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2023 का मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए दिया गया है। वहीं विनीता कुमार शर्मा को हॉकी में, और कविता सेल्वराज को कबड्डी में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है 2023 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है किसे दी गई है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई है। इसमें प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, और द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। यहाँ खेलों के स्टैटिक के बारे में कुछ दी गया है जानकारी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं ना। एशिया का सबसे बड़ा खुला बाजार मेला बाली यात्रा आयोजित किया गया है। तो कहाँ? कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर बाली यात्रा का आयोजन हुआ था। कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर। यह उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला, है ना, कहाँ पर? कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर। तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो पूछा जाए आपसे कि तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। क्या है यह कार्यक्रम? यह भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किया जाता है। तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन। अगली खबर ईरान से है। ईरान चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि 2023 में इस देश ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की अनिवार्यता को जो है वो समाप्त कर दिया है। इस सूची में रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है ईरान आने वाले पर्यटकों को बढ़ाना है। इसके साथ ही ऐसे देशों या क्षेत्रों की संख्या 45 हो गई है जहाँ के लोगों को ईरान यात्रा के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। 53वां विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विजय दिवस जो है 16 दिसंबर 2023 को मनाया गया है। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के
उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। और इस बार कौन सा था? 2023 वाला 53वां था। इस युद्ध में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल आमिर खान अब्दुल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अगली खबर है, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नामित की गई हैं दिया मिर्जा। कौन की गई हैं? दिया मिर्जा। आप ध्यान से समझना इस खबर को, फिर सोचना, है ना। किस लिए दिया जाता है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर? पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए दिया जाता है। अब हमें ये बताइए आप कि दिया मिर्जा ऐसा कौन सा काम कर रही हैं पशुओं के लिए, जो आवाज़ उठा रही हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। गत वर्ष इस अवार्ड को बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नामित हुई थी। पेटा जो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में है ना। पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। यह पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। पूछा जाए पेटा की स्थापना कब की गई? 1980 में। कहाँ का संगठन है? अमेरिका का संगठन है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इसका फुल फॉर्म होता है। इस बार किसको चुना गया है? दिया मिर्जा को चुना गया है। पिछली बार किसको चुना गया था? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया था। और उससे पहले आलिया भट्ट को चुना गया था। जो पेटा है वह पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन, और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा घोषित कर दिया गया है। यह वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया जाएगा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली जूरी ने इसके नाम चुने हैं। इस पुरस्कार के बारे में जानें तो यह पुरस्कार विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1986 में की गई थी। तो पूछा जाए इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1986। आप सही आंसर करेंगे। इस पुरस्कार के तहत एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला नाम है भजनलाल शर्मा, है ना। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता थे ये, और ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? भजनलाल शर्मा। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। और राजस्थान में किस विधानसभा से हैं? तो संगानेर विधानसभा से हैं। अगली खबर जो है वो है फिक्की वार्षिक सम्मेलन। तो फिक्की का जो वार्षिक सम्मेलन है 8 से 9 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये 96वीं वार्षिक आम बैठक थी। सम्मेलन को संबोधित किया है पीयूष गोयल द्वारा, और भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर बताया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या है फिक्की? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो है वो फिक्की है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है फिक्की का फुल फॉर्म होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगली खबर पर पहुंचते हैं। बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक को यह पुरस्कार फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर द्वारा प्रदान किया गया है। और तो फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर जो है वो इस पुरस्कार को देते हैं बैंक ऑफ द ईयर को। फेडरल बैंक के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से की गई थी। निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। और 1949 में त्रावणकोर फेडरल बैंक का नाम परिवर्तित करके फेडरल बैंक कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली की बात करें तो ये देखो व्यक्ति के ये जो हम पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे व्यक्तित्व उनसे है ना। तो देवस्थली एक नाम है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। तो 2023 में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन? देवस्थली।
वह मुंबई की रहने वाली हैं और वह वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थीं। उन्हें भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में वाटर जेट एफएसी ट्रिंक आईएनएस ट्रिंकट के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। और अभी वर्तमान में क्या बन गई हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली जो हैं वो युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगली खबर है कबीर बेदी से। तो कबीर बेदी एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता है ना। इनको इटली के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। क्या है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक जो है इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान अभिनय एवं मानवता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है कबीर बेदी को। तो पूछा जाए कि कबीर इटली के सर्वोच्च सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को नवाजा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं कबीर बेदी। अगली खबर डॉक्टर मोहन यादव से है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और शपथ दिलाई है राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। स्थान लिया है शिवराज सिंह चौहान का। इसके साथ ही भाजपा नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ दिलाई गई है। 3 दिसंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम सर्वाधिक 163 सीटें जीती, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पार्टी को 66 सीटें तथा भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली थी। अगली खबर है विष्णुदेव साय से। यह भी व्यक्तित्व से ही सब न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन, विष्णुदेव साय। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये किया गया है भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कहाँ पर, कब किया गया था, 12 से 14 दिसंबर 2023 तक में। और इसकी अध्यक्षता की है इस बार भारत ने किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वैश्विक साझेदारी है उसका जो सम्मेलन होता है वो इस बार दिल्ली में हुआ है और अध्यक्षता की है भारत ने। क्या होता है इसका उद्देश्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना जो है वो इसका उद्देश्य होता है। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जीपीएआई के बारे में तो यह 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसके बाद जो अगली खबर है वह है अभ्यास बिनबैक्स से 2023। तो क्या है यह अभ्यास बिनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है बिनबैक्स। कहाँ आयोजित हुआ है बिनबैक्स, तो हनोई और वियतनाम में। और देखो सीधा सा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है अभ्यासों से कि किस किस देश के बीच हुआ है, तो भारत और वियतनाम है ना, याद रखना है आपको। कहाँ पर आयोजित हुआ था, हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ था। यह जो अभ्यास है 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी बिनबैक्स की, यह भी याद रख लेना है। अब आपको याद रखना है जो 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है ना। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है ये 2023 की। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो डीपीआईआईटी के द्वारा आयोजित किया गया है, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसको आयोजन किया गया है। क्या था इस बार मुख्य विषय, तो एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीएस पियोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ इसका उद्देश्य मुख्य विषय था। यह सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ है। कौन सा, बाइपो का विश्व निवेश सम्मेलन है ना। तो हम ये जो WAIPA है इसके बारे में और जान लेते हैं। एक गैर सरकारी संगठन है ना, गैर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इसका वर्तमान अध्यक्ष है ना। ये इसका फुल फॉर्म भी होता है। और स्थापना जो है 1995 में, बाइपा की स्थापना 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक सदस्य एजेंसियां हैं इसमें शामिल।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो 14 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो देखो डे से भी क्वेश्चन आते हैं ना, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें डे से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 14 दिसंबर 2023, कौन सा 14 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर 2023 को। लोगों को ऊर्जा के महत्व, बचत एवं संरक्षण के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यह विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। कौन सा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो होता है ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है और ये जो है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। डोनाल्ड टस्क जो है ना, चर्चा में क्यों है? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किया है डोनाल्ड टस्क ने। डोनाल्ड टस्क जो हैं इन्होंने पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किया है और वह दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। तो इतनी चीजें बस याद रखनी है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क, है ना, ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क। पोलैंड की बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित देश है, पोलैंड, है ना, और यहाँ की राजधानी है वार्सा और मुद्रा है यूरो पोलैंड की। नीति आयोग द्वारा एबीपी की प्रथम डेल्टा रैंकिंग की बात करें तो यह 7 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की गई है। एबीपी की डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है? नीति आयोग ने। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो त्रियानी कुमुरम भीम, जो कि तेलंगाना राज्य का आसिफाबाद के एक ब्लॉक है, उसको प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक के। इसको अपन पहले भी देख चुके हैं, अभी ऊपर है ना, तो इसको स्किप कर दे रहे हैं। ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में ग्रीन राइजिंग पहल जो है इसका अनावरण किया गया है 8 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों के लिए युवाओं को शामिल करने पर केंद्रित है ना। और अगला नाम है उमा शेखर, भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं उमा शेखर। चर्चा में क्यों है अभी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिसेफ ऑफ द प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए ये चुनी गई हैं उमा शेखर। वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ है ना, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य समान नियमों, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मॉडल कानूनों सिद्धांतों के सेट, गाइड और दिशा निर्देशों के माध्यम से देशों में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य स्थापित करना है। इसका गठन हुआ था 1926 में, इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में मुख्यालय है और कुल सदस्य देश 65 हैं। अगला नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। क्या है? सुल्तान हैथम बिन तारिक। ये ओमान के सुल्तान है। कौन है? ओमान के सुल्तान है सुल्तान हैथम बिन तारिक। क्यों चर्चा में रहे हैं? मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं ये सुल्तान हैथम बिन तारिक। उनकी भारत की यहाँ पहली यात्रा थी ओमान के सुल्तान की। विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। किसने जारी की है? तो अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। ये 2023 की है ना। और ये शीर्ष 3 जो शामिल हस्तियां हैं उसमें यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। क्या है? क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। तो यह 3 जो हैं आपको याद रखना है। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये 3 विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं। इसके अलावा जो भारतीय महिलाएं हैं, है ना, सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी जगह मिली है। 32वां स्थान निर्मला सीतारमण जी का है और 60वां स्थान है रोशनी नाडर मल्होत्रा का, जो कि HCL टेक की अध्यक्ष हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल का 70वां स्थान है और 76वें स्थान पर बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार को मिला है। अगली जानकारी है 10 दिसंबर 2023 से, जहां 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। इस बार मुख्य विषय रही है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल।
मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई थी वर्ष 1950 में, और 1950 से ही 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत एक आयोग का गठन किया गया है, जिसके वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण मिश्र जो हैं वो अध्यक्ष हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस पर, है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व भर में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य होता है। मीरा चंद जो है, अगला नाम है मीरा चंद, भारतीय मूल की उपन्यासकार है मीरा चंद। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि मीरा चंद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो उपन्यासकार है मीरा चंद। चर्चा में क्यों है? सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित हुई हैं मीरा चंद। उन्हें यह सम्मान कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, और इस सम्मान को पाने वाले सिंगापुर के 2 और नागरिक हैं। उपन्यास सुचैन क्रिस्टीन लिम और दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद भी शामिल हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 की बात करें तो 8 नवंबर को जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा बिहार की सुधा वर्गीज बिहार की सुधा वर्गीज को 2023 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। वन विहार में दलित तथा वंचित वर्ग की बेटियों और महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नयन के लिए विगत 4 दशकों से काम कर रही हैं सुधा वर्गीज। इस पुरस्कार की स्थापना 1977 में की गई थी। तो पूछा जाए जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है। 2023 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे मिला है? तो सुधा वर्गीज को मिला है। कौन प्रदान करता है? जमनालाल बजाज फाउंडेशन प्रदान करता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अगला नाम है लीलावती, जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री हैं। क्या है? प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री हैं। इनका जो है निधन हो गया है 8 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। इन्होंने वर्ष 1958, 2009 तथा तक 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती ने कन्नड़ फिल्मों के अलावा कई अन्य भाषाओं की फिल्में जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी इन्होंने अभिनय किया है। वह डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम पुरस्कार और 2006 में अपनी कन्नड़ फिल्म कन्नड़ द कांडा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में भी चुनी जा चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है 2024 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी की गई है। किसने जारी की है? जर्मन वॉच व न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संयुक्त रूप से इन दोनों ने की है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये जारी करते हैं जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसमें कुल देश थे 63 और इसका उद्देश्य है जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल देशों पर सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव डालने तथा जलवायु नीतियों पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करना। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2005 में जारी किया गया था। तो पूछा जाए जलवायु परिवर्तन पर जो सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच व न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का उस योग पहली बार कब जारी किया गया था? 2005 में। ये 4 श्रेणियों में आकलित किया जाता है। पहला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसमें कुल स्कोर जो है वो 40% है। अक्षय ऊर्जा कुल स्कोर 20% है। ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर 20% है। और जलवायु नीति जो है इसमें कुल स्कोर 20% है। तो सिर्फ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40%, बाकी 20-20% तीनों में। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने? डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। और साथ ही हमें जब जानकारी दे दें आपको कि शीर्ष के टॉप के जो 3 स्थान हैं वह रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश जगह नहीं बना सका है, क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों को रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। एस्टोनिया को 5वां और फिलीपींस को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सूचकांक में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो है 2023 से पारित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 में क्या प्रावधान किया गया है? जो
विधानसभा की 83 सीटें हैं ना, उनको बढ़ा के 90 करने का प्रावधान किया गया है, और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान रखा गया है। इतनी चीजें बस याद रख लेनी है आपको। जम्मू कश्मीर आरक्षण है ये, है ना, वो वाला क्या था, संशोधन था, तो ये आरक्षण वाला है। तो ये आरक्षण वाला जो है 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित हुआ, और इसमें प्रावधान है कि एससी एसटी की जो व अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यवसायों में स्थानों में प्रवेश का आरक्षण इसका शामिल किया गया है। डिजिटल साख विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो है ना, ये है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। संस्करण है ये 7वां। कुल देश 64 थे, और समग्र रैंकिंग में शामिल देश में USA, नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। और कुछ न्यूनतम देश भी हैं, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो रैंकिंग है वो 49वीं प्राप्त की है। वर्ल्ड टेबल टेनिस फाइनल जो है महिला 2023, जिसका आयोजन स्थल था नागोया, जापान। पूछा जाए वर्ल्ड टेबल टेनिस का महिला जो फाइनल हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो नागोया, जापान में। 3,40,000 अमेरिकी डॉलर इसमें पुरस्कार राशि थी, और इसमें विजेता उपविजेता की बात करें तो महिला एकल में, पहले एकल में बात करते, महिला एकल में विजेता रहा है सुन यिंगसा, चीन। वहीं उपविजेता रही हैं कौन सी, वांग इदी। कौन, वांग इदी, चीन जो है उपविजेता रही हैं। महिला युगल की बात करें तो विजेता रही हैं सुन ईसंग यिंगसा और वांग म्यून। वहीं उपविजेता रही हैं मियू किहारा व मियू नागासाकी, दोनों ही उपविजेता रही हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 की बात करें, ये 2022 का है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हासनगी को प्रदान किया गया है 2022 का तानसेन सम्मान। यह सम्मान ग्वालियर तानसेन समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। किसको, कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हासनगी को। इस पुरस्कार के बारे में देखें तो यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1980 में की गई थी, और 5 लाख रुपए की राशि और श्रीफल इसमें प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तमिल अभिनेता एवं तमिलनाडु के DMK पार्टी के संस्थापक विजयकांत, है ना, तो विजयकांत जो है इनका निधन हो गया है। कब, 28 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। इन्होंने 154 फिल्मों में काम किया है, और उन्होंने राजनीति का रुख किया इसके बाद, और 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। खेलो इंडिया और गेम्स जो है वो 2023 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजन हुआ। कहाँ पर, दिल्ली में। खेलो इंडिया और गेम्स का दिल्ली में आयोजन हुआ। शुभारंभ किया था केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। प्रतिभाग की बात करें तो इन खेलों में 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल बोर्ड के 1450 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। महत्व क्या है, इन खेलों में 276 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। विशेषता है पहली बार आयोजित। उद्देश्य क्या है, सभी पैरा एथलीट्स को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है। तो खेलो इंडिया और गेम्स जो हैं वो दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। INS संध्यायक, INS संध्यायक जो है इसको निर्मित और विकसित किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। वहीं भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत जो है, ये विशेषता है इसकी, बहुमुखी क्षमताएं हैं इसमें, है ना, इसमें INS संधायक। भारत GPT की बात करते हैं तो जैसे चैट GPT होता है ना, वैसे भारत GPT होता है। इसका घोषणा जो है 27 दिसंबर 2023 को की गई थी। लॉन्च हुआ है 2024 में, और आकाश अंबानी जो है घोषणा करता है इसकी। रिलायंस जियो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बदलने के लिए बड़े भाषा मॉडल और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करना। विशेष तथ्य क्या है, भारत GPT कार्यक्रम जियो के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसे 2.0 के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास का एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना इसका उद्देश्य है। भारत GPT जो है वो चैट GPT को टक्कर देगा, और जियो 2.0 विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा जो चैट GPT की तर्ज पर काम करेगा। अगली खबर विराट कोहली से है। इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार 2000 रन से अधिक बनाने के वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
कौन? विराट कोहली। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है 28 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले टेस्ट की दूसरी पारी में। कोहली ने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है कुमार संगकारा का। इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार यह उपलब्धि हासिल की है। अगली नीचे है पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की सीमाओं की परिधि में 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और कब? दिसंबर 2023 में। घोषणाकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार किया गया है। अब स्थिति कहाँ है बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। और विशेष की बात करें तो यह अभ्यारण्य पोंग बांध झील महाराणा प्रताप सागर के आसपास ही है ना। पोंग बांध का सबसे ऊंचा अर्थ फिलिप डैम है। वर्ष 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। 16वें वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे। 16वें वित्त आयोग के गठन को देखना है तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और किसके द्वारा किया जाता है? पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मतलब राष्ट्रपति करते हैं ना, वर्तमान में यही है, तो इन्होंने किया है। किसकी अध्यक्ष में किया गया है? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे? एन के सह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इतना भी आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। पंडित भवानी शंकर के बारे में जाने तो यह एक शास्त्रीय पखावज ड्रम वादक है। कौन है? पखावज ड्रम वादक है। और इनका निधन हो गया है 30 दिसंबर 2023 को, पंडित भवानी शंकर का। उन्होंने अपने पिता जयपुर घराने के कथक नृत्य एवं पखावज और तबला के उस्ताद पंडित बाबूलाल जी के मार्गदर्शन में पखावज और तबला वादन प्रारंभ किया था। तो सिर्फ इतना याद रखो आप तो कि भवानी शंकर जो हैं इनको पखावज ड्रम वादक रहे हैं और इनका निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इस बार। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जारी की गई है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है। और संस्करण कौन सा है? ये 28वां है। रिपोर्ट की मुख्य बातों को आपको जानने की जरूरत नहीं है। नासा का मिशन ओसिरिस अपेक्स लॉन्च किया गया है। तो नासा ने जो है एक मिशन लॉन्च किया है, ओसिरिस मिशन लॉन्च किया है। नासा का जो मिशन है ओसिरिस अपेक्स, ये लॉन्च हुआ है कब? दिसंबर 2023 में। ओपी फिश क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। तो ओसिरिस जो है वो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। किस ग्रह के लिए? क्षुद्र ग्रह के लिए। कब पहुंचेगा? अप्रैल 2029 में पहुंचेगा। और ओसिरिस अपेक्स के कार्य लगभग 18 माह तक क्षुद्र ग्रह के चारों तरफ बगैर उतरे कार्य करेगा। एपोफिस क्या है? एपोफिस सिलिकेट सामग्री और निकेल आयरन से बना एक पथरीला क्षुद्र ग्रह है। तो इस एपोफिस क्षुद्र ग्रह है जो, ये नाम है क्षुद्र ग्रह का, है ना। मैं भी पहली बार में कंफ्यूज हो गया था। तो ये पथरीला क्षुद्र ग्रह है और इसका अध्ययन करने के लिए जो है ओसिरिस अपेक्स को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। इतना याद रखो बस। रूस नासा के साथ क्रॉस फाइट कार्यक्रम के विस्तार पर सहमत हो गया है। विस्तार पर सहमति बनी है 28 दिसंबर 2023 को और विस्तार समाप्ति है वर्ष 2025 तक के लिए। किसके लिए? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए क्रॉस फाइट कार्यक्रम का विस्तार। दोनों देशों को ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक साथ कार्य करने, उसे जारी रखने तथा संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने में मदद मिलेगी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ये भी याद रखना है आप। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है खान मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी जो लॉन्च किया है किसने? खान मंत्रालय ने। पूरे देश में भूस्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने हेतु ये एक व्यापक ऑनलाइन मंच होगा।
तो ये जो है इसका कार्यान्वयन कौन कार्यान्वित है, किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नेतृत्व में। अगली खबर है एशियाई बेसबॉल चैंपियनशिप से, तो ये बेसबॉल से है। मेजबान देश इस बार एशियाई बेसबॉल चैंपियनशिप में ताइवान था और आयोजित हुआ था 30 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य। कुल 22 मैच खेले गए हैं, प्रतिभागी टीमें 8 थीं। खिताब जो जीता है एशियाई बेसबॉल चैंपियनशिप का, वो जीता है जापान ने। किसने? जापान ने ये 20वां खिताब जीता है और उपविजेता रही है ताइवान, चीनी ताइपे। तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया ने पाया है। चौथा स्थान फीफा रैंकिंग 2023 जो है ये जारी की है फीफा ने, इसमें 200 देश शामिल हैं और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है अर्जेंटीना ने। तो पूछा जाए कि इस वर्ष की जो फीफा रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो अर्जेंटीना ने। रैंकिंग में 200वां स्थान, अंतिम स्थान तिमोर लेस्ते ने प्राप्त किया है। रैंकिंग में शीर्ष 5 देश हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राजील। वहीं भारत का स्थान 102वां रहा है। अगली खबर है ITTF मिस्र टीम विश्व कप जो है ना 2023 टेबल टेनिस प्रतियोगिता है ये ITTF मिस्र टीम विश्व कप, और ये आयोजन स्थल था चेंगदू, चीन में। पहला संस्करण है इसका ITTF मिस्र टीम विश्व कप टेबल टेनिस का। विजेता इसमें चीन रहा है और उपविजेता जो है वो दक्षिण कोरिया। तीसरा स्थान जापान का रहा है जर्मनी को पराजित करके। वहीं महिला मिश्रित युगल विजेता फाइनल में बांग चुकिन और सुन इंग सा दोनों चीन की हैं। महिला एकल विजेता फाइनल में बांग मान्यू थी और पुरुष एकल विजेता फाइनल में फैन झेन डोंग चीन थे। इस प्रतियोगिता की शुरुआत मिश्रित युगल से होती है और उसके बाद महिला और पुरुष एकल का आयोजन किया जाता है। इसमें टीमें 8 गेम जीतकर विजय हासिल करती हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें, यह क्रिकेट मैच की श्रृंखला है जिसका मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका था, अर्थात इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। श्रृंखला में 3 एक दिवसीय मैच खेले जाने थे, जिसमें से भारत ने 2 जीतकर 2-1 से इस सीरीज को जीता था। अंतिम तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन रहे थे, जिन्होंने 108 रन बनाए थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हैं वो अर्शदीप सिंह रहे थे। जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखते हैं वो यह जान लें कि इन नामों को याद रखना है, साथ ही यह भी याद रखना है कि इन सभी खिलाड़ियों का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कुछ अर्शदीप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आप सही आंसर करेंगे क्रिकेट हो जाएगा। सर्वाधिक 228 रन बनाए हैं टॉनी डी जॉर्जी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। वहीं सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए हैं तीनों मैचों में। 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो यहाँ अब हम राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। योनेक्स सनराइज प्रायोजक थे इसके, और पुरुष एकल में चिराग सेन जो कि रेलवे से संबंध है और उपविजेता रहे हैं एम थारून। तो पूछा जाए चिराग सेन का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। महिला एकल में अनमोल खर्ब जो कि हरियाणा की हैं विजेता रही हैं, और उपविजेता रही हैं तन्वी शर्मा। इसके अलावा पुरुष युगल विजेता में के पृथ्वी राय रेलवे और सूरज गोआला असम जो है ये विजेता रहे हैं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में। वहीं महिला युगल विजेता प्रिया देवी कौनजेगम बम मणिपुर और श्रुति मिश्रा उत्तर प्रदेश की हैं। मिश्रित युगल विजेता में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो गोवा की हैं, ये शामिल रही। यहाँ पे इसको छोड़ देना है ना। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 की बात करें तो दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अक्सर पूछा जाता है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है जावेद अख्तर को। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सुशासन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी को पता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की स्मृति में, और केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी 2014 में। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। इस अवसर पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने अटल जी की समाधि पर स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल, ये नाम याद रखना है। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के पूर्व अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दी है और इनका कार्यकाल 2024 से प्रभावी होगा, 17 जनवरी 2024 से। किसका स्थान लेंगे? एस मुंद्रा का स्थान लेंगे। कौन? प्रमोद अग्रवाल। बीएसई के बारे में जान लें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 99वां संगीत समागम तानसेन समारोह, तो ये तानसेन समारोह नहीं है राष्ट्रीय तानसेन समारोह, ये संगीत समागम तानसेन समारोह है जिसका आयोजन किया गया है हजीरा ग्वालियर में। कहाँ पर? हजीरा ग्वालियर में। किसके द्वारा? संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इतना ही आपको याद रखना है। तानसेन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टैटिक जीके में देखें तो तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था और वह शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर ने अपने नवरत्नों में जो है वो शामिल किया था। नोवा इंडिया फूड एक्सपो जो है इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फूड एक्सपो का आयोजन? लखनऊ में। किसने किया है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के से संबंध में एक खबर है। खबर कुछ इस प्रकार से है कि जो नालसा है, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। स्थान लिया है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल का। नालसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अधिनियम के तहत 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है वह गरीबी को लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। 21वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करें तो 7 जनवरी को बेवेरली हिल्सन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। प्रमुख वर्गों में प्रदत्त किया जाता है ये। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर को चुना गया है। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर के ही अभिनेता हैं, सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य बल में पुअर थिंग्स को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में लिली ग्लैड स्टोन, जो कि फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म चुनी गई है पुअर थिंग्स और मोशन फिल्म संगीत या हास्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो है यहाँ दिया ही नहीं, अभिनेता पॉल जियामट्टी हैं। अभिनेत्री एम्मा स्टोन है पुअर थिंग्स की, है ना। और मोशन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में सहायक अभिनेता ओपेनहाइमर फिल्म के ड्राउनी जूनियर, सहायक अभिनेत्री डॉक्टर बाइन जॉय रेडोल्फ द हैंडओवर्स और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के हैं, है ना। इनको शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो है द बॉय एंड द हेरोन, द बॉय एंड द हेरोन। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल है। कौन सी? एनाटॉमी ऑफ अ फॉल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सूर्य मिशन आदित्य L1 से संबंधित है। चर्चा में क्यों रही है? 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है। कब? 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है। मिशन ने इस बिंदु तक पहुंचने में 127 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करी है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है भारत। इसरो के अनुसार आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर हॉलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु की बात करें तो इसका उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया है। किसने? प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें और जो याद रखना है, इस सेतु का पहले नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, है ना। और इसकी आधारशिला रखी गई थी दिसंबर 2016 में। और विशेष तथ्य ये है कि यह भारत की सबसे लंबा पुल और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 आयोजित किया गया है। सी ड्रैगन जो है
किसके द्वारा? अमेरिकी नौसेना के द्वारा गुआम, अमेरिका में। मित्र नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल बैठाना, जो कि उनके साझा मूल्यों तथा मुक्त व समावेशी हिंद प्रशांत के लिए संकल्प पर आधारित है, इसमें शामिल है। इस दौरान सैन्याभ्यास में भाग लेने वाले देश पनडुब्बी रोधी संयुक्त कार्रवाई का अभ्यास किया है। इस सैन्याभ्यास में P-8I ने भारतीय नौसेनाओं का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाओं का P-8A जापानी समुद्री आत्मरक्षक बल का P-1 और दक्षिण कोरिया की नौसेना का P-3 विमान ने भी भाग लिया था। ब्रियल अट्टल, ये महत्वपूर्ण नाम है। वह फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रियल अट्टल कौन? फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ब्रियल अट्टल। वह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। किसका स्थान लिया है? एलिजाबेथ बोर्न का स्थान लिया है ना। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो जो है वो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। वहीं प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रियल अट्टल बने हैं प्रधानमंत्री। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। पहला पॉइंट याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारतीय वायुसेना के लिए इस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखा दी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है ना, और विकसित किया गया है इसे डीआरडीओ के द्वारा। यह मिसाइल दागने के बाद दुश्मन के हमले से बचने का समय देती है, जिसे सैन्य भाषा में स्टैंड ऑफ रेंज कहा जाता है। तो अस्त्र मिसाइल जो है वह डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, बनाया है इसको बीडीएल ने, और यह मिसाइल दागने के बाद दुश्मन को बचने का भी समय देती है। इस मिसाइल को SU-30 MK-1 विमान के साथ एकीकृत किया गया है। इसे सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने के और मार गिराने के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर प्रभा अत्रे जो हैं, यह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं और किराना घराने से संबंध रखती हैं। किससे? किराना घराने से। इनका निधन हो गया है, इतना याद रखना है। प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका है, निधन हो गया है। 76वां भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। कब? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 की बात करें तो 9 से 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बाल भवन तथा गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो NCERT के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो 2024 में IQ रिपोर्ट जारी की गई है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी होती है। इंडेक्स तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। यह इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्ट के वीजा मुक्त की तुलना करता है। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और शीर्ष स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। भारत का पहला पनडुब्बी सबमरीन पर्यटन जो है वो शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात में पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। गुजरात के द्वारका में पनडुब्बी सबमरीन पर्यटक केंद्र। सक्सेस मसरा जो है चर्चा में क्यों है? तो ये जो है सक्सेस मसरा, ये नाम है व्यक्ति का, है ना। सक्सेस मसरा नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। कहाँ के? चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में स्थान लिया है। सालेह खेवजागो, क्या है? सालेह खेवजागो स्थान लिया है इनका, है ना, सक्सेस मसरा ने। पहले अब कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? चाड के सक्सेस मसरा हैं। थोड़ा सा रिलेटेड स्ट्रेटेजी के देखें तो चाड के बारे में है। अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है ना, और दज नज नजजामेना जो है वो राजधानी है। सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस जो है वो मुद्रा है यहाँ की। जी राम मोहन राव की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी के नए कार्यकारी निदेशक का भार ग्रहण करेंगे जी राम मोहन राव। यह देश में प्रतिभूति और वित्त का वैधानिक विनियामक निकाय है। वर्ष 1992 में सेबी की स्थापना हुई। कहाँ पर? मुंबई में मुख्यालय है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। विकासशील की बात करें तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं विकासशील, जिनका जो है सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ADB के, एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। ADB के बारे में जाने तो ADB की स्थापना जो है
वो 1996 में हो जाएगी और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में होगा। कुल सदस्य देश जो है इसमें 68 होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 9 जनवरी 2024 को मनाया गया है। पहले ये प्रति वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से प्रति 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। किस वजह से मनाया जाता है? 1915 में महात्मा गांधी के भारत आवास आने की स्मृति में मनाया जाता है और 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी। बिमस्टेक, तो पहले तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म जानो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इससे पूर्व वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी कार्य कर चुके हैं। कार्यकाल कितना रहता है? यहाँ पे 3 वर्ष। तेंजिंग लेकफेल का स्थान लिया है इन्होंने। बिमस्टेक के बारे में है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती व सीमावर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है। तो बिमस्टेक है जो इसमें सदस्य देश 7 हैं वर्तमान में। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एवं म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत एवं म्यांमार इसमें शामिल। इसका मुख्य सचिव है जो सचिवालय है जो ढाका बांग्लादेश में ही है। भारत गयाना के मध्य एक समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है केंद्रीय मंडल के अंदर के द्वारा। मारियो जगालो है ना, ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर, खिलाड़ी और सहायक कोच हैं मारियो जगालो। इनको निधन हो गया है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अंतर्राष्ट्रीय करियर इनका 1958 से 1964 तक रहा है और जगालो ने विश्व कप जीता है 4 बार। 2 बार खिलाड़ी के रूप में, 1 बार प्रबंधक के रूप में और 1 बार सहायक कोच के रूप में। खिलाड़ी के रूप में विश्व कप इन्होंने 1958 और 1962 में जीता था। एक सहायक कोच के रूप में विश्व कप जीता है इन्होंने 1994 में और एक सहायक प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीता है 1970 में। तो मारियो जगालो का नाम याद रखना है फुटबॉलर के रूप में। आइस हॉकी विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन स्थल जो है वो गोथनबर्ग, स्वीडन में किया गया है। 48वां संस्करण है। ये कौन सा है? 48वां संस्करण है। भारत कौशल रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी वहीकबॉक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। विशेषता क्या है इसकी? कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर कर सामने आया है भारत कौशल रिपोर्ट में। अगली खबर है AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को 250वें ढांचे की आपूर्ति करना इसका है ना। किसने? टाटा बोइंग एयरस्पेस लिमिटेड हैदराबाद इसे बना रहा है। कब? 20 दिसंबर 2023 को। इसलिए अमेरिकी सेना सहित विश्व भर के ग्राहक हेतु ये उपयोग में आएगा। AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है विश्व का सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और अपाचे गार्जियन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गति जो है वो 150 समुद्री मील होती है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो चेन्नई में किया गया है और लॉन्च करता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री एवं अनुराग ठाकुर इसके लॉन्च करता है। इसका प्रतीक इस बार है चिन्ह, जर्सी, शुभंकर मसाल और शीर्ष गीत लॉन्च किया गया है। आधिकारिक शुभंकर है बीरमंगलई बेलू नचियार है ना और मेजबान राज्य है तमिलनाडु। इस बार कौन है राज्य? तमिलनाडु राज्य है मेजबान। मेजबान 4 शहर हैं, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। ये 4 शहर मेजबान शहर हैं। इसमें पहली बार शामिल खेल है स्क्वैश। विशेष तथ्य की बात करें तो रानी नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। तमिल लोग इन्हें वीरमंगई के नाम से जानते हैं। वह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। अगली खबर है ओपेक से। ओपेक से बाहर होने वाले देश की बाजार देखें तो ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है अंगोला देश ने। किसने? अंगोला ने। कब लिया है? 2023 में लिया है और यह ओपेक से बाहर होगा 1 जनवरी 2024 को। अंगोला ओपेक का सदस्य बना था 2007 में और वर्ष 2020 में इक्वाडोर और 2019 में कतर इससे बाहर हो चुके हैं पहले ही।
ओपेक क्या है? ओपेक एक स्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी और ओपेक का मुख्यालय जो है वो स्थित है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। विशेष तथ्य: अंगोला एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये जो करंट अफेयर्स है, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और वह भी एक लंबा वीडियो होगा, 2 ढाई घंटे का करीब करीब। जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।